युग शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, ग्रेवयार्ड कोठी से मतलब? शालिनी युग से अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, मतलब ये युग जी की देखिए ना, ये ग्रेवयार्ड कोठी कितनी डरावनी है। और कहते हैं ना, जिस जगह पर आप रहते हैं आपके विचार भी उस तरह ही हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, डरावनी जगह में रहकर ख्यालात भी डरावने हो गए होंगे। इसलिए मुझे लगा कि आपके पापा को यहीं से प्रेरणा मिली होगी डरावनी कहानियां लिखने की। युग फिर शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता मेरे पापा डरावनी कहानियां लिखा करते थे? शालिनी हंसते हुए जवाब देती है, अभी आपने ही बताया ना, इस कमरे में पूरी सस्पेंस से भरी किताबें हैं, तो सिंपल सी बात है, कॉमेडी वाली कहानियां तो लिखेंगे नहीं, आपके पापा डरावनी ही लिखेंगे। युग कुछ जवाब नहीं देता है, वापस से बेगानी रूह किताब ढूंढने लग जाता है। शालिनी एक लंबी आह भरती है, फिर पूछती है, क्या आपके पापा ने यक्षिणी पर भी कोई किताब लिखी थी? युग मायूसी के साथ जवाब देता है, उसी कहानी को तो लिखने के चक्कर में पापा की जान चली गई। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? और तुम्हें कैसे पता कि पापा ने यक्षिणी? युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शालिनी उसे टोकते हुए कहती है, युग जी, अब इस ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी ही रहा करती थी ना, तो जाहिर सी बात है, कोठी में रहते रहते उनके मन में भी कभी ना कभी तो ख्याल आया ही होगा ना कि यक्षिणी पर कहानी लिखनी चाहिए। युग किताब ढूंढते हुए कहता है, ख्याल आया तो था, पर वो कभी यक्षिणी पर कहानी नहीं लिख पाए। कहानी लिखने से पहले ही यक्षिणी ने उन्हें। इतना कहकर युग चुप हो जाता है। शालिनी खुद समझ जाती है कि इसके आगे युग क्या बोलने वाला था। शालिनी टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है, युग जी, मैं भी मदद करती हूँ आपकी किताब ढूंढने में। इतना कहकर शालिनी भी बुक सेल्फ में बेगानी रूह किताब ढूंढने लग जाती है। युग और शालिनी दोनों ही किताब ढूंढने में लगे हुए थे, पर जो वो किताब ढूंढ रहे थे वो उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, जिस कारण उन्हें किताब ढूंढने में और मुश्किल हो रही थी। शालिनी परेशान होते हुए कहती है, युग जी छोड़िए ना उस किताब को, आप दूसरी किताब नहीं पढ़ सकते क्या? पता नहीं कहाँ रख दिया आपने उसे। युग शालिनी की बात से सहमत होते हुए कहता है, तुम ठीक कह रही हो शालिनी, मुझे कोई दूसरी किताब पढ़ लेनी चाहिए, पर कौन सी पढ़ूं कुछ समझ नहीं आ रहा। शालिनी खुश होते हुए कहती है, मैं बताती हूँ। इतना कहकर शालिनी रैक पर जमी किताबों पर एक कतार से अपनी उंगलियां फेरती है और उस रैक में से एक किताब निकालते हुए कहती है, ये वाली पढ़िए। शालिनी ने युग को एक बहुत ही पुरानी किताब निकाल कर दी थी। उस पर लगी धूल को देखकर यह साफ समझ आ रहा था कि उस किताब को कई सालों से उसी जगह पर रखा गया है, खोला तक नहीं गया है। युग अपने हाथों से उस किताब की धूल साफ करते हुए पूछता है, ये कौन सी किताब है? शालिनी जवाब देती है, पता नहीं युग जी, इसका कवर अच्छा लगा इसलिए निकाल ली, वैसे किताबों को कवर देखकर ही तो पसंद किया जाता है। युग उस किताब का नाम पढ़ते हुए कहता है, बहरूपिया स्त्री। ये कैसी किताब है? शालिनी जवाब देती है, युग जी पढ़िए तो सही, तभी तो पता चलेगा कैसी किताब है। बिना पढ़ी किताब समझ थोड़ी आती है, किताब समझने के लिए उसे पढ़ना पड़ता है। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, हाँ पढ़ता हूँ, पर पहले अपने बैठने की व्यवस्था तो बना लूं, बहुत देर से खड़ा हूँ, मेरे तो पैर दुखने लग गए। युग कमरे के अंदर ही रखे टाइपराइटर के सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। शालिनी भी युग के पास ही उसकी बगल में रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। युग टेबल पर रखे चश्मे के डिब्बे में से चश्मा निकालकर पहन लेता है। शालिनी युग को प्यार से देखते हुए कहती है, आप पर ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है युग जी। युग जवाब देता है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, मेरे पापा का जो है, मेरे पापा भी यही चश्मा पहना करते थे, अब वो नहीं रहे तो मैं पहनता हूँ। शालिनी कुछ नहीं कहती है, बस युग को देखते रहती है। युग किताब पढ़ना शुरू कर देता है। युग कहानी पढ़ते जा रहा था और शालिनी बड़े प्यार से कहानी सुनते जा रही थी। युग के मुंह से कहानी सुनकर शालिनी को बहुत अच्छा लग रहा था। युग को भी अंधेरे कमरे में डरावनी कहानी पढ़कर मजा आ रहा था। वो भी कहानी पढ़ते पढ़ते कहानी के अंदर खो सा गया था। 1 घंटा बीत गया था पर युग को पता ही नहीं चला था। चलता भी कैसे, यही तो कमाल होता है किताबों का। वक्त कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। युग ने अभी अगला पेज किताब का पलटा ही था कि तभी उसकी शालिनी पर नजर पड़ती है और वो देखता है कि शालिनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। युग शालिनी को देखते हुए कहता है, अरे ये शालिनी तो सो गई, अब मुझे भी सो जाना चाहिए, आधी रात हो चुकी है। इतना कहकर युग उबासियां भरने लग जाता है। युग किताब वापस से बंद ही कर रहा था कि तभी उसकी नजर किताब के अंदर रखे 4-5 पेजेस पर पड़ती है, जिन्हें मोड़कर किताब के अंदर रखा गया था, जिस कारण युग को पहले ये पेज नहीं दिख पाए थे। युग उन पेजेस को किताब के अंदर से बाहर निकालते हुए कहता है,
ये कैसे पेजेस हैं? पेजेस काफी पुराने लग रहे थे, जिस कारण वो भूरे हो गए थे। युग उन पेजेस को खोलने लग जाता है। जैसे ही वो पहला पेज खोलता है तो देखता है कि उस पेज के सबसे ऊपर वाले सिरे पर कुछ लिखा हुआ था। युग पेज की हेडिंग पढ़ते हुए कहता है, अघोर। इतना कहकर युग चुप हो जाता है। उस पेज में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था जितना युग ने पढ़ा था, बाकी वो पूरा पेज ब्लैंक था। युग उस पेज को पलटाता है, पर उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उसी पेज के साथ जो 3-4 पेजेस रखे हुए थे, युग उन पेजेस को भी खोलता है, पर वो पेजेस भी पूरी तरह ब्लैंक थे। उन पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। युग खुद से कहता है, ये ब्लैंक पेज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किसने रखा इन्हें यहाँ पर? एक काम करता हूँ, इन्हें निकाल कर रख लेता हूँ, कुछ काम आ जाएंगे लिखने के। इतना कहकर युग उन पेजेस को बाहर निकाल लेता है और किताब को वापस से बंद कर देता है। युग ने उन पेजेस को एक के पीछे एक लगा के रखा हुआ था। तभी अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है, उसे सब धुंधला धुंधला नजर आने लग जाता है। उसे वो पेज भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे। युग का सिर भारी होने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सिर पर बैठा हुआ हो। वो मोमबत्ती जो जल रही थी, उसकी लौ भी यहाँ से वहां होने लग जाती है। युग को पता नहीं क्या होता है। वो ब्लैंक पेजेस को पकड़ता है और चारों पांचों पेजेस को टाइपराइटर मशीन के अंदर लगा देता है। जैसे ही ब्लैंक पेजेस टाइपराइटर के अंदर लगता है, लाइट अपने आप आ जाती है। कमरे के अंदर चारों तरफ अचानक से रोशनी देखकर युग की आंखें चौंधी आ गई थी। उसे समझ ही नहीं आया था कि क्या हुआ था। युग टाइपराइटर में लगे हुए पेजेस को देखते हुए कहता है, अरे, मैंने इन पेजेस को टाइपराइटर के अंदर क्यों लगा दिए? मैं तो उसे बाहर रखना चाहता था। इतना कहते ही युग का सिर भारी भारी होने लग जाता है और देखते ही देखते युग की आंख लग जाती है और वो भी शालिनी की तरह ही कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी में सभी लोग सो रहे थे। एक गहरी खामोशी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर छाई हुई थी। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी दीवार पर लगी टिक टिक करती घड़ी में 3 बज जाते हैं और जैसे ही 3 बजते हैं, टाइपराइटर की बटनें अपने आप दबने लग जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी ही स्पीड में टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर रहा था। वो खामोशी जो कुछ देर पहले ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर छाई हुई थी, अब वो टूट चुकी थी। टाइपराइटर के बटनों के दबने की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग गई थी। इस तरफ अघोरी एक खुले मैदान में था, उसी मैदान के पास जहां पर वो पिछली बार बैठकर साधना कर रहा था। वहीं पर 5 लड़कियों की मूर्तियां नटराज मुद्रा में खड़ी हुई थीं। कड़ाके की ठंड थी और उसी ठंड में अघोरी पूर्णतः नग्नावस्था में एक जलती हुई अग्निकुंड के पास खड़ा हुआ था। अघोरी के पीठ की चमड़ी जल चुकी थी, जो कि दिलीप ने मशाल से वार करके जलाई थी। अघोरी के एक हाथ में हल्दी का लेप था। वही हल्दी का लेप वो अपनी पीठ में लगा रहा था। अघोरी के पास इस वक्त इतनी जादुई शक्तियां नहीं थी, जिस कारण वो अपनी पीठ को अभी तक ठीक नहीं कर पाया था। अघोरी अपने दूसरे हाथ से अपनी पीठ पर लेप लगाते हुए कहता है, देख लूंगा, सबको देख लूंगा। बस एक बार मुझे यक्षिणी के ताज का हीरा मिल जाए, फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह इस दिलीप ने मुझे जलाया है, उसी तरह मैं उसे जलाकर मार दूंगा। अघोरी की आंखों में जलते हुए अंगारे नजर आ रहे थे और उन्हीं अंगारों में दिलीप का चेहरा नजर आ रहा था। जब अघोरी अपने जले हुए घाव पर हल्दी का लेप लगा लेता है, तो वो हल्दी के लेप के पात्र को जलती हुई अग्नि के अंदर डाल देता है और सीधा खड़ा हो जाता है। अघोरी अपनी आंखें बंद करता है और जब कुछ देर बाद खोलता है, तो देखते ही देखते उसके हाथों में यक्षिणी का ताज आ जाता है। अघोरी ताज को चारों तरफ से निहारते हुए कहता है, हीरा? आखिर कहाँ है इसके अंदर का हीरा? ना ही भूपेंद्र बक्सी को हीरे के बारे में कुछ पता था, ना ही दिलीप को पता है। तो आखिर हीरा गया तो गया कहाँ पर? इतना कहकर वो अघोरी गुस्से से गुर्राने लग जाता है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था, जिस कारण उसका चेहरा कभी कभी कुत्ते के रूप में दिख रहा था तो कभी इंसान के रूप में। अघोरी ताज को देखते हुए कहता है, आज एकादशी है और मुझे किसी भी कीमत पर आज रात तक ताज के अंदर के हीरे को ढूंढना पड़ेगा, वरना मुझे मेरी शक्तियां कभी वापस नहीं मिल पाएंगी और मैं वापस से कुत्ता बन जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अघोरी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं वापस से कुत्ता नहीं बनना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी कुत्ते के रूप में नहीं बिता सकता। मुझे हीरे को ढूंढना ही होगा, मुझे हीरे को ढूंढना ही होगा। अघोरी आसमान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाता है, हीरा हीरा, कहाँ है हीरा? अघोरी की आवाज काले आसमान में गूंजने लग जाती है। अघोरी की आवाज के साथ ही कुत्तों के रोने की आवाज भी आसमान में गूंजने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई कुत्ते रो रहे हों। कुत्ते के रोने की आवाज इतनी डरावनी थी
कि किसी की भी रूह कांप जाए। सुबह हो गई थी और सुबह के 6 बज रहे थे। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सभी लोग अब तक सो रहे थे, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, और वो था कछुआ। कछुआ उठकर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी किताब थी। किताब का साइज इतना था कि उसे वो आसानी से अपने पैंट की जेब में रख सकता था। वो एक पॉकेट बुक थी जिसमें करीब 30-40 पेजेस थे। कछुआ उस किताब को खोलता है और उसे पढ़ने लग जाता है। उस किताब में कुछ चित्र भी बनाए गए थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ सिखाया जा रहा है। कछुआ पढ़ते हुए कहता है, मारण हथियार बनाने के लिए चाहिए उल्लू की हड्डी, शमशान की राख, पवित्र स्थल की मिट्टी, पवित्र जल, पवित्र खून और सबसे जरूरी सौदाया या सौदाइन का नाखून। सब कुछ तो जमा हो गया, पर ये नाखून कहाँ से लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मारण हथियार बनाने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ही। कछुआ अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है, क्या करे, सौदाइन का नाखून कहाँ से लाए। कछुआ पहली बार इतना परेशान लग रहा था। कछुआ नाखून के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है। ये क्या पढ़ रहा है तू? अचानक से अभिमन्यु की आवाज सुनकर कछुआ घबरा जाता है और हड़बड़ाहट के साथ अपनी किताब बंद करने लग जाता है। कछुआ किताब बंद कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु किताब का टाइटल पढ़ लेता है जिस पर लिखा हुआ था मारण हथियार। कछुआ किताब को वापस से अपनी जेब में रखते हुए कहता है, कुछ नहीं यार, अभिमन्यु बस यूं ही पढ़ रहा था। अभिमन्यु कछुए पर शक करते हुए पूछता है, ये किताब तेरे पास कहाँ से आई? ये तो वही किताब है ना जिसमें मारण हथियार के बारे में लिखा हुआ है। कछुआ अभिमन्यु के सवाल का जवाब छोड़कर उल्टा अभिमन्यु से ही सवाल पूछ बैठता है, तुझे इस किताब के बारे में कैसे पता है? इस किताब के बारे में तो सिर्फ तंत्र मंत्र के बारे में जानने वालों को पता है। अभिमन्यु कछुए की बात को काटते हुए कहता है, तू ये सब छोड़, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तेरे पास ये किताब कहाँ से आई? कहीं तू जादू टोना तो सीख कर नहीं आया ना? अभिमन्यु कुछ याद करते हुए कहता है, अच्छा, तभी उस रात तू अपनी दादी के नाखून के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि मारण हथियार बनाने के लिए सौदाइन के नाखून की जरूरत पड़ती है। कछुआ घबराते हुए अभिमन्यु के इल्जामों को नकारते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं अभिमन्यु, तू गलत समझ रहा है, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए इस किताब को पढ़ रहा था। अभिमन्यु तुरंत कहता है, टाइम पास के लिए, और वो भी सुबह सुबह? कछुआ अपनी बात पर अटल रहते हुए कहता है, हाँ यार, अब तुम लोग तो सो रहे थे ना, तो वक्त गुजारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। सोचा क्या करूं, तभी याद आया कि जब मैं वाराणसी गया था ना, वहां पर एक साधु मिले थे और उन्होंने ये किताब मुझे दी थी। अभिमन्यु कछुए को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, और वो किताब उन्होंने तुझे क्यों दी थी? सदियों से है